नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विषमता के माप की रीतियाँ, यानी किन किन मेथड्स के द्वारा हम विषमता की गणना कर सकते हैं। विषमता की गणना करने के लिए अनेक सूत्र है, लेकिन मुख्यतः हम दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है हमारा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक या कार्ल पियर्सन के सूत्र के द्वारा माप विषमता की गणना। उसके बाद सेकंड है हमारा बाउले का माप, और उसके बाद हमारा केली या अन्य जो माप है उनके द्वारा भी हम विषमता की गणना करते हैं। इन विधियों में आज हम ले रहे हैं कार्ल पियर्सन के सूत्र के द्वारा हम कैसे विषमता की गणना करते हैं, वो हम देखेंगे। इसके लिए सूत्र वगैरह क्या है वो देखते हैं। तो कार्ल पियर्सन के अनुसार हमारा जो विषमता है उसको हम स्क्यूनेस, यानी इसका सिंबल है एस के, और इसको हम निकालेंगे एक्स बार माइनस जेड, यानी समांतर माध्य माइनस बहुलक। यह सिंपल विषमता है। और जब इसकी गुणांक की गणना करनी है तो इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग दे देंगे, और ये हमारा विषमता गुणांक होगा, और जिसका विषमता गुणांक का सिंबल होगा हमारा जे, यानी कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का सिंबल है हमारा जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक की गणना करते हैं। सिंबल मैंने बता दिया, इसमें एस के यानी विषमता और जे फोर विषमता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा। अब कभी कभी किसी आवर्ती वितरण में बहुलक का मान स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा बहुलक ज्ञात नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में हम जो विषमता गुणांक है उसकी गणना के लिए हम वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो जो हमारा मान है वो z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार के आधार पर हम विषमता की गणना करेंगे। तो इसमें इस सूत्र में हम यदि मान रखते हैं s के बराबर x बार माइनस जेड है, तो z की जगह हम 3m माइनस 2x बार मान रख देते हैं। तो 3m माइनस 2x बार मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बार माइनस 3m और माइनस माइनस प्लस होकर 2x बार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा x बार कितना हो गया, एक इधर स्टार्टिंग का और दो पीछे, यानी 3, टोटल 3x बार माइनस 3m हो गया। तो दोनों में 3 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉमन लेने पर x बार माइनस m। तो इस तरह से ये विषमता का हमारा वैकल्पिक सूत्र है। और जब इसकी गुणांक की गणना करनी है तो हम क्या लिखेंगे, 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा वैकल्पिक सूत्र है, और इस सूत्र का प्रयोग हम उसी दशा में करेंगे जब आवर्ती वितरण में बहुलक स्पष्ट नहीं हो। उस दशा में हम इस वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करके कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उस उदाहरण की सहायता से हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक की गणना करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की कुछ सीमाएं होती है। जब हम मुख्य सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इस सूत्र के अनुसार जो विषमता गुणांक है उसकी सीमा हमेशा प्लस माइनस 1 के बीच होनी चाहिए, लेकिन यदि हमने वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया है तो इसकी सीमा प्लस माइनस 3 के इक्वल होनी चाहिए। यदि गुणांक 0 है तो इसका मतलब है विषमता नहीं है, विषमता का अभाव है।
अब ये उदाहरण देखते हैं हम। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इनकम दे रखी है हमारी मोर देन 1000, मोर देन 900, मोर देन 800, मोर देन 700, मोर देन 600, मोर देन 500, मोर देन 400, मोर देन 300, मोर देन 200 और मोर देन 100 ये दे रखी है। और नंबर ऑफ SSE यानी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो ये श्रेणी है, एक तो हमारी अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, दूसरी ये इस अवरोही क्रम में है। तो अब इसको हम साधारण श्रेणी में हम व्यवस्थित करेंगे। तो अवरोही क्रम में, तो इसको निकालने के लिए हम श्रेणी को सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं। अब हमें काल्पनिक का विषमता गुणांक निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक तो समांतर माध्य की, दूसरी बहुलक की और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो समांतर माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो सेम ही है, लेकिन बहुलक हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस श्रेणी को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। तो सामान्य श्रेणी में हम परिवर्तन करेंगे तो इसको हम अवरोही क्रम में ही रहने देते हैं। तो अवरोही क्रम में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? श्रेणी बन जाएगी हमारी 900 से 1000, 800 से 900, 700 से 800, 600 से 700, 500 से 600, 400 से 500, 300 से 400, 200 से 300 और 100 से 200। यह हमारी सीरीज बनेगी। अब इसमें हम आवर्ती की गणना करते हैं। तो आवर्ती हम नीचे से प्रारंभ करते हैं। मोर देन 100 हमारे कितने हैं? 1000। मोर देन 100 है हमारे 1000, यानी सारे 100 से ज़्यादा हमारा टोटल 1000 है। तो और मोर देन 200 कितना है? 900। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 100। तो 100 से 200 की हमारी आवर्ती 100 होगी। चाहे हम ऊपर से भी इसको ले सकते हैं। मोर देन, हमने ये मोर देन वाली सीरीज रखी है तो मोर देन 1000 0 है, लेकिन मोर देन 900 कितने हैं? 50 है। तो 900 से लेकर 1000 तक कितनी आवर्ती होगी? 50। इसी तरह मोर देन 800 कितने हैं? 110। तो 110 में से 50 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगी 800 to 900 वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 60। इस तरह से आगे हम लेस करते रहेंगे। 200 में से 110 लेस किया तो ये आ गया हमारा 90। और उसके बाद में 400 से 200 लेस किया तो ये आवर्ती होगी हमारी 600 से 700 वाली 200। फिर 600 माइनस 400, फिर आवर्ती हो गई हमारी 500 से 600 वाली 200। उसके पश्चात मोर देन 400 में 700 माइनस 600 यानी 100। तो 400 से 500 वाली आवर्ती हो जाएगी हमारी 100। फिर 300 से 400 वाली आवर्ती होगी 850 माइनस 700 बराबर 150। और 200 से 300 वाली आवर्ती हो जाएगी 50। और 100 से 200 वाली आवर्ती होगी 1000 माइनस 900 बराबर 100। इस तरह ये हम आवर्ती निकाल लेंगे। जब हमारी अब ये आवर्ती निकाल ली और इन आवर्तियों का योग कितना है हमारा? 1000 ये हो गया। अब हम समांतर माध्य के लिए लेते हैं। समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमें मध्य मूल्य की आवश्यकता होती है। तो इस श्रेणी का हम मध्य मूल्य निकालते हैं। तो मध्य मूल्य पर श्रेणी चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चाहे अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, मध्य मूल्य में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों का समान ही होता है। तो मध्य मूल्य कितना आएगा हमारा? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का हम मध्य मूल्य निकालते हैं। तो पहले वर्ग ग्रुप का हमारा 900 प्लस 1000 यानी 1900, 1900 बट्टे 2 बराबर 950। इसी तरह 800 प्लस 900 बराबर 1700। तो इसका डिवाइडेड बाई 2 बराबर 850। तो हमारा 100 का अंतर है। तो इस तरह से मिड वैल्यू हमारी इसमें 100 कम करते रहेंगे। तो 950, 850, 750, 650, 550,
450, 350, 250 और लास्ट वाले वर्ग ग्रुप की जो मध्य मूल्य होगा वो 150 होगा। इस तरह हमने मध्य मूल्य की गणना कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि मध्य मूल्य में से किसी बीज के मध्य मूल्य को हम कल्पित माध्य मानते हैं और कल्पित माध्य मानते हुए उससे हम डेविएशन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 550 को कल्पित माध्य माना है और इससे हम डेविएशन लेंगे। तो चाहे हम डायरेक्ट ही इसमें वर्ग अंतराल का भाग देकर d डॉट एक्स की गणना कर सकते हैं, एक स्टेप हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल हमारा समान है, सब में 100 का है, तो सीधा ही 100 का भाग दे देंगे। तो हमारा d डॉट एक्स क्या आ जाएगा, 550 के आगे हम 0 लिख देंगे और उससे पहले वाली वर्गों के आगे नीचे से स्टार्ट करते हुए, ये चूंकि श्रेणी हमारी अवरोही क्रम में है इसलिए धनात्मक मूल्य ऊपर होंगे और ऋणात्मक मूल्य नीचे होंगे। तो इसलिए नीचे से स्टार्ट करते 1 2 3 4 लिख देंगे और मध्य मूल्य के बाद वाली आवर्तियाँ, क्योंकि ये अवरोही क्रम में श्रेणी है इसलिए ये कम होगी, तो इसलिए -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा d डॉट एक्स। अब इस d डॉट एक्स को f से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा f d डॉट एक्स। तो f d डॉट एक्स हमारा कितना हो जाएगा, पहले वर्ग अंतराल का हो जाएगा 50 इंटू 4 200, दूसरे का जाएगा 60 इंटू 3 180, फिर 90 इंटू 2 180, फिर 200 इंटू 1 200, फिर 200 इंटू 0 0 और फिर 100 इंटू -1 माइनस के 100, 150 इंटू -2 माइनस के 300 और 50 इंटू -3 तो माइनस के 150 और 100 इंटू -4 बराबर माइनस के 400 हो जाएगा। इस तरह हमने f d डॉट एक्स की गणना कर ली है। अब हम इसका योग निकालते हैं। तो धनात्मक संख्या है उनका अलग योग करेंगे और जो ऋणात्मक संख्या है उनका अलग योग करेंगे। तो धनात्मक संख्या का योग हमारा आया 760 और ऋणात्मक उसका आया है हमारा 950। तो इस तरह से अधिकतम जो संख्या है किसकी है, ऋणात्मक की है। कितनी अधिक है, 190। तो सिग्मा f d डॉट एक्स हमारा आया माइनस का 190। ये हमने समांतर माध्य निकालने के लिए गणना कार्य कर लिया है। इसमें एक स्टेप और करते ही हमारा प्रमाप विचलन का गणना कार्य भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम f d डॉट एक्स को पुनः d डॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f d डॉट एक्स को d डॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो राशि प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे f d डॉट एक्स स्क्वायर। तो हमारा d डॉट एक्स है 4 को f d डॉट एक्स से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 800। इस तरह से आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 540, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360, 1 इंटू 200 इक्वल टू 200, 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। फिर -1 इंटू -100 इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 100। f d डॉट एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह -2 को -300 से मल्टीप्लाई करने पर 600, -3 को -150 से मल्टीप्लाई करने पर 450 और -4 को -400 से मल्टीप्लाई करने पर 1600 आएगा। ये आ गया। अब इसका हम योग करेंगे। तो योग करेंगे तो इसका योग आएगा हमारा 4650। तो हमने प्रमाप विचलन निकालने के लिए जो गणना कार्य है वो भी कर लिया है। अब हमें बहुलक की आवश्यकता होगी। तो जब बहुलक की आवश्यकता होगी तो बहुलक निकालने के लिए हम
दो विधि काम में लेते हैं, एक तो निरीक्षण के द्वारा, दूसरा समूहीकरण के द्वारा। तो यहाँ पर हम निरीक्षण से ही इसको देख सकते हैं। वैसे समूहीकरण से करें तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 200 आवर्तियाँ 600 से 700 और 500 से 600 दोनों वर्ग अंतराल की आवर्ती समान है, लेकिन बहुलक पर हमेशा आगे पीछे आसपास की आवर्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि हम 600 से 700 वर्ग ग्रुप की आवर्ती को उसके आगे पीछे वाली आवर्ती को जोड़कर देखते हैं तो योग होता है हमारा 490। और इसी तरह यदि 500 से 600 वर्ग ग्रुप वाली आवर्ती के आगे पीछे का योग करके देखते हैं तो ये आ रहा है हमारा 500। 200, 400 और 500, 500। तो जो अधिक होगा वही वर्ग अंतराल हमारा बहुलक का वर्ग ग्रुप माना जाएगा। इस तरह 500 से 600 वर्ग ग्रुप की आवर्तियों का योग अधिक है, तो ये हमारे इस वर्ग ग्रुप में हमारा बहुलक स्थित है। तो इसके सामने हम लिख देंगे F1 और इससे जस्ट पहले वाली आवर्ती होगी F0 और इससे बाद वाली आवर्ती होगी F2। इस तरह हमने सारा गणना कार्य कर लिया। अब हम समांतर माध्य, बहुलक और प्रमावितलन को सूत्र में प्रयोग के द्वारा गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य का हमारा सूत्र क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो इसमें हमारा a क्या है? a का मान है हमारा 550, सिग्मा एफ डी डॉट एक्स कितना है माइनस का 190, n है हमारा 1000 और i है हमारा 100। तो ये मान रखने पर जब हम गणना कार्य करेंगे तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन करने पर पहले -190 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 550 माइनस 19 तो इक्वल टू होगा 531। यानी हमारा समांतर माध्य कितना है? 531। उसके बाद हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक के लिए चूंकि ये हमारी श्रेणी अवरोही क्रम में है तो L2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो बहुलक हमारा 500 से 600 वर्ग अंतराल में स्थित है। तो L2 हो गया हमारा ऊपरी सीमा 600 माइनस डेल्टा 1 होता है हमारा 200 माइनस 200 और डेल्टा 2 होता है 200 माइनस 100। साइन इग्नोर किया जाता है। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 200 में से 200 गए 0 इंटू 100 अपॉन नीचे 200 में से 200 गए 0, डेल्टा 1 का मान हो गया 0 प्लस डेल्टा 2 का मान हो गया 100। तो ये बराबर हो गया 600 माइनस 0 बटे 100। तो 0 में 100 का भाग देंगे 0 ही आएगा। तो 600 माइनस 0 इक्वल टू 600 यानी 600। तो हमारा बहुलक होगा 600। इस तरह हमने समांतर माध्य निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया। अब प्रमावितलन निकालते हैं। तो हमारी ये सतत श्रेणी है। तो सतत श्रेणी में प्रमावितलन निकालने का सूत्र हमारा क्या है? I स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखते हैं I हमारा 100 था, 100 हो गया और सिग्मा एफ डी डॉट एक्स स्क्वायर हमारा 4650 अपॉन 1000 माइनस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स कितना है माइनस का 190 अपॉन 1000 का होल स्क्वायर। ये कर देंगे। अब इसको करने पर हम जब हम सॉल्व करेंगे तो 4650 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.65 यानी रूट के अंदर ही 4.65 माइनस का 0.19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.19 को 0.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो
लेकिन बाहर ब्रैकेट खोलने के बाद वापस माइनस का साइन है, तो माइनस आने पर 0.0361 ये आएगा। अब 4.61 माइनस 0.0361 लेस कर जब हम इसका रूट निकालेंगे तो रूट आएगा 2.148 ये आया। और बार हमारा आई है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारा प्रमाप विचलन होगा वो 214.8 होगा। ये तीनों हमने गणना कार्य कर लिए हैं। अब हम कार्ल पियर्सन के सूत्र के अनुसार विषमता गुणांक की गणना करेंगे। तो इसका सिंबल है हमारा जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार आया था हमारा 531 माइनस बहुलक आया था 600 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आया 214.8। जब हम ये आएगा 531 माइनस 600 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 69 सॉरी माइनस का 69 माइनस 69 में 214.8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.32 यानी ऋणात्मक विषमता पाई गई है। थैंक यू।